अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने इस चैनल पे प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी जो हमने ऑडिट और अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोस डाली हैं। तो अब हम एक न्यू सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें हम एडवांस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट्स और उनसे रिलेटेड पास्ट पेपर जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका आपको मालूम होना ज़रूरी है, जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिक एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी और कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, ये सारे 5 एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। अब हम देखते हैं कि ये बाय डेफिनेशन क्या है, इसका क्या मतलब है और इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। एसेट्स हमारे पास वो होते हैं जो हमारे लिए एक रिसोर्स हो, हमारे लिए फ्यूचर में हमें उससे फ़ायदा हासिल हो, वो हमारे पास एसेट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है हमने एक ज़मीन ख़रीदी जिसके बाद जो हमारे लिए एक एसेट बन गया है कि इन फ्यूचर जो है वो हमें उससे, अगर हम उसको रेंट आउट करेंगे या सेल करेंगे या उसकी इवन वर्थ जो है वो बाय टाइम इंक्रीज़ होती रहती है, तो उससे हमें जो फ़ायदा हासिल होगा, इस लिहाज से वो हमारे लिए एक एसेट बन गया है। ठीक है। अब लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक एज अ टीचर आपको पढ़ा रही हूँ और मैंने आपसे फ़ी चार्ज किया है एज इन पर मंथ। ठीक है। पर मंथ आपसे मैं फ़ी चार्ज कर रही हूँ और अभी हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ है। बाकी जो 29 डेज़ हैं उसकी जो है वो अगर आपने पेमेंट मुझे स्टार्ट में कर दिया, एडवांस पेमेंट कर दिया है, जो 29 डेज़ की पेमेंट है वो मेरे पर एज अ लायबिलिटी है, क्योंकि उसके लिए मैंने आपको भी सर्विसेज नहीं दी हैं, तो वो मेरे पर एक लायबिलिटी है। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अकरम ने अली से जो है वो पैसे लिए और अली ने जो है वो पैसे तो दे दिए, लेकिन अकरम के ऊपर वो एक लायबिलिटी बन गई है कि उसने एज सुन एज पॉसिबल जब भी उसका जो काम पूरा होगा उसने वापस अली को देने हैं पैसे, तो अकरम के ऊपर वो एक लायबिलिटी है। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है इक्विटी या कैपिटल। स्टार्ट में जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आप इसको एक ही चीज़ समझ लें कि कैपिटल और इक्विटी एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें माइनर से डिफरेंस होता है। अच्छा, इसमें यह है कि जो भी सरमाया हम कंपनी में लगाते हैं उसको चलाने के लिए या बिज़नेस को रन करने के लिए, वो हमारे पास एक कैपिटल होता है। ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास अगर इक्विटी में लेते हैं तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट्स आपको बाद में समझ आएंगे। रिटेन्ड अर्निंग्स और कॉमन स्टॉक। रिटेन अर्निंग्स मतलब कि जो हमारे पास एक सरप्लस प्रॉफिट कह लें कि हमने उसको सरप्लस के फॉर्म में उसको स्टोर किया होता है या उसको हमने बैकअप के तौर पर रखा होता है। ठीक है। हमारे पास इक्विटी ये हो गया। अब उसके बाद आता है हमारे पास रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? कोई भी चीज़ हमने अपनी सर्विसेज दी, उसके बदले में हमने जो भी कमाया वो हमारे लिए रेवेन्यू है। अगर आपके पास गुड्स हैं, आपने उनको सेल किया और उस सेल के बदले में आपके पास जो रकम आई वो आपके लिए रेवेन्यू है। ठीक है। एक्सपेंस क्या है कि अगर आपके पास आपने कुछ भी चीज़ ली है, परचेज़ की है और उसके बदले में आपने उनको पैसे दिए हैं, तो ये आपका एक्सपेंस हुआ है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मार्केट से जाके शूज़ बाय किए हैं और शूज़ बाय करने के बदले आपने उनको पेमेंट किया है, तो ये आपका एक एक्सपेंस हुआ है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स है अकाउंटिंग के। ये तो डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन मैंने आपको इसका ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया कि इनका क्या मतलब है। नेक्स्ट हमारे पास दो टर्म्स हैं, डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर कौन होता है? जिसने किसी से उधार लिया हुआ हो, डेटर जिसने रकम ली हो। ठीक है। और क्रेडिटर वो होता है जो उसको अमाउंट देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बैंक और एक पर्सन की एग्जांपल है कि अगर हमने बैंक से अमाउंट लिया है, लोन लिया है, तो हमारे पास बैंक जो है वो क्रेडिटर है और हम उसके डेटर हैं। ठीक है। हम जब तक डेटर हैं, जब तक हम उनको वापस नहीं कर देते लोन की अमाउंट। ठीक है। तो ये डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन है आपस में। अच्छा, बेसिक नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं कि हमने कुछ भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है, सेल और परचेज़ को या लोन के अमाउंट को, जैसे डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन है। अगर हमने इसको किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना होता है, तो आप देखते हैं फॉर शॉपकीपर्स ने जो एक डायरी रखी होती है उसमें वो ऐसे रिकॉर्ड कर लेते हैं नॉर्मली जैसे उनको समझ आता है। ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग में एक हमारा प्रॉपर प्रिंसिपल होता है, प्रॉपर मेथड होता है रिकॉर्डिंग का, जिसको हम कहते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है। उसके लिए हमने जर्नल बनाना होता है, फिर आगे ट्रायल बैलेंस और हमारे स्टेप्स होते हैं। अब हमने वो देखना है कि रिकॉर्डिंग करते हुए हमने किस चीज़ को जहन में रखना होता है। रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है जर्नल में। तो आइए देखते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट के क्या रूल्स हैं। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे पास एसेट्स और एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल, कैपिटल या फिर इक्विटी। ठीक है। अब हमारे पास एसेट्स या एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज़ होंगे
तो इसका मतलब है कि हमारे पास अमाउंट डेबिट हुई है। डेबिट मतलब इंक्रीज़ हुआ है। अब हमने डेबिट और क्रेडिट को ऐसे नहीं लेना कि बड़ा है तो डेबिट है, कम हुआ तो क्रेडिट है, या कम बड़ा है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट, इस तरह नहीं होना। हमने इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज़ होंगे तो हमारे पास अमाउंट डेबिट होगी, और एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी हमारे पास डिक्रीज़ होंगे, कम होंगे, तो हमारे पास क्रेडिट होगी अमाउंट। ठीक है। अब एसेट्स भी हमारे पास एक हमारा ज़रिया है, और एक्सपेंसेस जो है वो हमारे पास जो है एक लाइबिलिटी, जैसे कह लें कि एक्सपेंस है हमारी अमाउंट, हमारे पास से अमाउंट कम हो रही है, हमारा जो भी मनी है वो हमारे पास से जा रही है। तो जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो हमारे पास अमाउंट डेबिट होगी। एसेट्स अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हमारे पास एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट हो रहा है। लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल, अगर ये तीनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हुई तो हमारे पास अमाउंट क्रेडिट हो रही है, और अगर यही तीनों चीज़ें हमारे पास डिक्रीज़ हो रही हों तो हमारे पास अमाउंट डेबिट होती है। इस रूल को आपने एज इट इज़ याद रखना है, डेबिट और क्रेडिट का रूल। इसको आपने डिवाइड कर लेना है। 5 एलिमेंट्स को हमने 2 एक साइड पे हैं, 3 एक साइड पे हैं, और उनके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने के साथ हमने उसको डेबिट और क्रेडिट उसको मेंशन किया है। ठीक है। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अली ने जो है वो कार परचेज़ की है क्रेडिट पे। क्रेडिट मतलब उधार पे उसने एक कार परचेज़ की है, तो इसकी क्या एंट्री हम पास करेंगे? इसकी एंट्री हम पास करेंगे कार डेबिट, अली क्रेडिट। कार डेबिट क्यों है? कार हमारे पास एक एसेट है हमारे पास, जिससे हमें फ़ायदा हासिल हो रहा है, या फ्यूचर में भी फ़ायदा हासिल होगा और अभी भी हासिल हो रहा है। ठीक है। तो इसको हमने एक एसेट के तौर पर कंसीडर किया। एसेट जब भी इंक्रीज़ होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। एसेट हमारे पास आया, पहले हमारे पास कोई एसेट नहीं था, कार हमारे पास आई है तो मतलब हमारे पास एसेट में इंक्रीज़ हुआ है, तो एसेट डेबिट हो गया। अब अली जो है उसके पास ये अमाउंट, उसके ऊपर एक कह लें कि लाइबिलिटी आ गई है कि उसने अमाउंट देनी है, क्रेडिट है, उधार पे उसने लिया है, तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि उसने ये लाइबिलिटी है कि उसने ये अमाउंट पे करनी है। तो अब लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, अली जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। एम आरिफ और सुहेल अफजल की अकाउंटिंग की बुक में चैप्टर 1 हमारे पास है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़। इसका इंट्रोडक्शन है। इसका थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ कि जब भी हम कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं, या कोई भी बिज़नेस हम स्टार्ट करने लगते हैं, तो उसमें हम कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम कैपिटल कहते हैं। अगर हम कुछ भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई बंदा अगर आके उसमें सर्विसेज दे रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो हमारे कंपनी के लिए कैपिटल कंसीडर होती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैपिटल को जब हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उस हर स्मॉल पार्ट को हम शेयर का नाम देते हैं। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल ये है कि अगर एक कंपनी में हमने पैसे इन्वेस्ट करना मतलब करना चाह रही है, जैसे हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें हमने पैसे इन्वेस्ट करने, ज़ाहिर बात है, तो उसके लिए हम लोगों से कहेंगे कि लोगों से पैसे इकट्ठा करेंगे कि वो उनको कहेंगे कि आप हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करें। तो उसका तरीका ये है कि हम उनको शेयर इशू करेंगे। हम उनको शेयर इशू करेंगे, और जो जितने शेयर लेगा, जो पर्सन जितने शेयर लेगा कंपनी में, उसका उतना ही प्रॉफिट में शेयर होगा, मतलब उतना प्रॉफिट परसेंटेज उसको एज़ पर हर और हिज शेयर उसको प्रॉफिट मिलेगा। कंपनी जितने पार्ट्स में कैपिटल को डिवाइड कर रही है उतने ही पार्ट्स में प्रॉफिट डिवाइड होगा, मतलब जितने शेयर्स होंगे उतना प्रॉफिट, जिस बंदे के पास जितने ज़्यादा शेयर उसके पास उतने ज़्यादा प्रॉफिट शेयर। अब हमारे पास हम शेयर जो है वो कैसे इशू करते हैं ताकि हम अपने उनसे लोगों से पैसे ले सकें, उनको हम शेयर इशू करते हैं। शेयर इशू करने का तरीका क्या है? सबसे पहले जो है हम लोगों को शेयर ऑफ़र करते हैं। उन्होंने जो जो बंदे इंटरेस्टेड होते हैं शेयर ख़रीदने में, वो एक एप्लीकेशन देते हैं विद सम अमाउंट, जो शेयर की अमाउंट होती है उसके साथ वो एक एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं। उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि उन्होंने कौन सी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, कितनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है और कितनी रिजेक्ट करनी है। जो तो एक्सेप्ट हो गई वो तो ठीक है, एक्सेप्टेड, और जो रिजेक्ट हो गई उनका जो है वो विद एप्लीकेशन उनकी अमाउंट उनको उन पर्सनस को रिटर्न कर देते हैं। और जिन कंपनी ने जिन लोगों से जो है वो अमाउंट ले ली है उनको शेयर इशू कर देते हैं। ठीक है। ये शेयर, ऑथराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, ये कुछ टर्म्स हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। इनका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारे फर्स्ट चैप्टर का नेम है। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंडर जो इस्टेब्लिश हुआ है। इसमें जो है जो भी मेंबर कंट्रीब्यूट करेगा उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। मतलब ये है कि एक
आर्टिफिशियल पर्सन कंसीडर किया जाता है कंपनी को कि ये अलहदा से एक पर्सन है और इसके जो भी मेंबर्स इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो उतने ही अमाउंट के लिए लायबल हैं, उससे ज़्यादा उनसे हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। अगर कंपनी जो है वो लिक्विडेट हो जाती है, मतलब कि कंपनी बंद हो जाती है, या कोई भी इनका ऐसा कोई काम होता है या ऐसी कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से कंपनी बंद करनी पड़ जाती है, तो लोगों को चीज़ें उनकी रिकवर करने के लिए जो भी पैसे लिए जाते हैं वो सबसे पहले मेंबर से कलेक्ट किए जाते हैं। तो वो मेंबर से उतने ही उस चीज़ के लिए उतने ही लायबल होंगे जितने उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट की होगी। अब हमारे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल वो अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है जो कि कंपनी रजिस्टर करती है। कंपनी जब अपनी सारी बेसिक डिटेल्स रजिस्टर कर रहे होते हैं तो उसमें उनको मेंशन करना होता है कि वो कितने कैपिटल के साथ रजिस्टर कर रहे हैं कंपनी को। तो उस कैपिटल के अमाउंट को हम ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। इसी तरह हमारे पास एक कैपिटल होता है जिसको इशूड कैपिटल कहते हैं। जो शेयर्स हम पब्लिक को ऑफ़र करते हैं ताकि वो आके हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करें और उसके बदले में वो शेयर्स लें, उतने शेयर्स को हम इशूड कैपिटल कहते हैं। ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? जो भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जो हम कंपनी जो है वो ऑफ़र करती है, उसमें से जितने भी शेयर्स लोग ले लेते हैं। अब कभी ऐसे भी होता है कि जितने अगर हमने 500 शेयर्स ऑफ़र किए हैं तो उसमें से नॉर्मली लोग, कभी कभी ऐसे होता है 600 लोग आ जाते हैं, 600 एप्लीकेशन हमें रिसीव हो जाती हैं, तो हमें 100 एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट करनी पड़ती हैं। इसी तरह कभी कभी ऐसे भी होता है कि 500 शेयर्स हमने इशू किया लेकिन हमें 400 रिसीव एप्लीकेशन होती हैं। तो इस तरह जितनी एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव होंगी या जितने शेयर्स लोग हमसे लेंगे वो हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल होगा। पेड अप कैपिटल क्या होता है कि जितनी भी अमाउंट कंपनी ने जो है वो रिसीव की, कंपनी ने जितनी अमाउंट के लिए ऑफ़र दिए होते हैं, शेयर्स ऑफ़र किए होते हैं मार्केट में पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, उसमें से जितनी अमाउंट कंपनी को रिसीव होती है वो हमारे पास पेड अप कैपिटल होता है। टोटल कॉल्ड अप अमाउंट में से जितनी अमाउंट रिसीव होती है कंपनी को वो अमाउंट पेड अप कैपिटल होगा। अब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिसमें हम जिनको कंसीडर करते हैं शेयर इशू के दौरान या उसकी रिकॉर्डिंग के दौरान। सबसे पहले हमारे पास है पार वैल्यू, फिर है प्रीमियम और डिस्काउंट। पार वैल्यू क्या है? हमारे पास जो भी अमाउंट जो है हम किसी भी शेयर को वैल्यू असाइन करते हैं वो हमारे पास पार वैल्यू होती है। ठीक है। और ये जो है मेमोरेंडम जब भी हम कंपनी बनता है, कंपनी में MOA और AOA साइन होते हैं तो उसमें ये मेंशन होती है। और इसको जो है नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, फेस वैल्यू भी कहते हैं। पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ शेयर। जो नॉर्मली यूनिट ऑफ पर यूनिट शेयर की जो हम वैल्यू असाइन करते हैं एक शेयर को, उसको हम पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू कहते हैं। पब्लिक को जो हम शेयर अनाउंस करते हैं या उनको जो अलाउट करते हैं वो हम पार वैल्यू पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम वैल्यू पे भी या डिस्काउंटेड वैल्यू पे भी जो है उनको अनाउंस कर सकते हैं। पार वैल्यू वो हो गई जो हमने MOA में उसको फिक्स किया होगा, नॉर्मली 10 होती है। अब जो प्रीमियम और डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। जो शेयर जो है वो 10 वैल्यू, फेस वैल्यू जो हमने 10 अगर कंसीडर किया है तो उससे ज़्यादा अमाउंट अगर उस पर शेयर इशू हुए हैं तो वो हम उसको कहेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। और अगर 10 से कम अमाउंट पे शेयर इशू हुए हैं तो हम कहेंगे शेयर इशू एट डिस्काउंट। ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे या कुछ कह लें बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमें आगे बढ़ने से पहले पता होना लाजमी था। उम्मीद है आपको समझ आए होगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।